गुड मॉर्निंग बेटा। शुरू किया जाए। तो आज हम लोग पहुंचे हैं कहाँ तक बेटा? राज्य की कार्यपालिका पे चर्चा हो गई है, राज्य की विधायिका पे बात हो गई है, और अब बारी है बेटा राज्य की न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का मतलब उच्च न्यायालय कि सर्वोच्च न्यायालय? नहीं, उच्च न्यायालय। वेरी गुड। हेडिंग बना लिया है बेटा? अनुच्छेद लिखिए, ब्रैकेट में अनुच्छेद लिख लीजिए। 214 से 231 तक। 214 से 200 कहाँ तक बेटा? 31 तक। जैसा मैंने पहले बताया था बेटा कि हमारी जो न्यायपालिका है वह न्यायपालिका संघात्मक स्वरूप की नहीं है। यानी हमारी न्यायपालिका की डिजाइन पूरी तरह से क्या है बेटा? एकात्मक है, जैसा कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। यानी हमारे यहाँ न्यायपालिका एक सोपानिक क्रम में है। सोपानिक मतलब एक सीढ़ी के क्रम में, हायरार्की है उसकी। तो एक बात तो तय है कि उच्च न्यायालय भले ही राज्य के अधीन आते हों और उसका एक भौगोलिक विस्तार राज्य की सीमाओं तक होता हो, लेकिन उच्च न्यायालय पूर्ण रूप से सर्वोच्च न्यायालय की अधीनता में काम करता है। माने सर्वोच्च न्यायालय इससे बड़ा है। जैसे मैंने बोला था कि प्रधानमंत्री पद में भले मुख्यमंत्री से बड़े हों, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का अधीनस्थ कोई कर्मचारी नहीं है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकते। क्लियर है? बट हाँ, बड़ा पद है, वो पूरे भारत के लिए है, एक प्रदेश के लिए, तो देखने में तो बड़ा छोटा लग ही रहा। लेकिन यहाँ आपको देखने में लग रहा है कि उच्च न्यायालय छोटा है, सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है, लेकिन उच्च न्यायालय सही में छोटा है सर्वोच्च न्यायालय से। यानी सर्वोच्च न्यायालय इसका बड़ा अथॉरिटी है, वो जो कहेगा उसे उच्च न्यायालय को मानना ही होगा, और कोई उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के बियॉन्ड नहीं जा सकते। अब इसमें गड़बड़ी क्या हो रही है कि शायद समान विषयों पे सबका अधिकार है। संघात्मक व्यवस्थाओं में क्या होता है कि जो राज्य के न्यायालय होते हैं उनका एरिया ही अलग होता है, उनका क्षेत्र ही अलग होता है, और संघ के न्यायालय का क्षेत्र ही अलग होता है। यहाँ क्षेत्र अलग अलग नहीं है, यहाँ क्षेत्र कॉमन है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठता कायम होती है हमारे यहाँ। तो शुरुआत किया जाए बेटा। पहला लिखें अनुच्छेद 214। अनुच्छेद क्या बेटा? 214। लिखा जाए, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। हाँ, इसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा, तथा उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश में निर्धारित करें। जिसमें राष्ट्रपति अपने आदेश में क्या करे बेटा? निर्धारित करें। अब इसमें एक गड़बड़ी हो रही है बेटा, इसको थोड़ा सा समझना है, अंडरलाइन करना है। उन्हीं विषयों पे या उन्हीं स्थानों पे हमको थोड़ा फोकस करना है जहां पे खतरे की संभावना है। अब थोड़ा सा देखो बोर्ड पे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारे यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय है बेटा, बोले, और एक हमारे यहाँ है उच्च न्यायालय।
अच्छा, कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, भूल जाते हैं उच्च न्यायालय ही सबसे बड़ा वाला कौन है, तो इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा बेटा, परेशानी हो जाएगी। इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और इसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। क्लियर है? इसकी स्थापना जो की गई थी वो आर्टिकल 124 में पढ़ा है, अभी तो कल ही परसों पढ़ा है। और इसकी जो स्थापना की जाती है वो आर्टिकल 214 में। क्लियर है? इसमें आपने क्या पढ़ा कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा, तथा जब तक संसद न निर्धारित करे 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होंगे। बोल नहीं रहे? तो वहां अंडरलाइन करने वाली चीज क्या दिखी? संसद। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या संख्या का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होंगे ये फैसला संसद का होता है। अब इधर आइए, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा जिसका एक मुख्य, यही सब ध्यान नहीं देते हो बेटा, चीजें तो एकदम सरसरी नजर से गुजर ही जाती है, फिर वहीं घेर लेते हैं आपको तो परेशान हो जाते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, तथा उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जिसे राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को संसद निर्धारित नहीं करती, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और आप इसमें गलती कर दोगे परीक्षा में, और ये खूब पूछते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इस पे फोकस करना है। लिखाने को हम लिखा ही दिए थे, पढ़ते समय आप फोकस करते नहीं करते, नुकसान आपका हो जाता। कितने उच्च न्यायालय हैं अभी? 26? नहीं, हमको आइडिया नहीं, हम आपसे आइडिया ले रहे हैं। 25? तो इसका मतलब हाल हाल में कोई नया बना होगा। तो कौन सबसे नया वाला उच्च न्यायालय? तेलंगाना। अब बुद्धि तो यही कह रही कि नया नया बना है तो संभावना वही है। नहीं बेटा, एक्चुअली जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय था वही तेलंगाना में चला गया, तो आंध्र प्रदेश में बनाएंगे। तो वैसे मन करता है तेलंगाना ही लग रहा है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय था ना वो तेलंगाना के ही चला गया था, हैदराबाद। तो इन्होंने अपना नया उच्च 25वां बना। थोड़ा सा एक क्वेश्चन बेटा, ऐसी छोटी छोटी चीजों पे परीक्षाओं में थोड़ा ध्यान दे देते हैं और आपसे गलती हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? मतलब हम नाम नहीं पूछेंगे, संख्या खाली बता दीजिए। नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल राज्यों की संख्या कितनी है लगभग? और लगभग क्या है, पूरी है, राज्य लगभग थोड़े ही होते हैं। तो इनकी संख्या है बेटा कुल मिला के 7, जिसको हम लोग भूगोल में 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 बहन कहते हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है वो इलाका शुरू से ही बेटा बड़ा शांत नहीं रहा। अभी भी देख ही रहे हो तो उधर मैनेज करना देश के लिए हमेशा मुश्किल रहा है, आज भी मुश्किल हो ही रहा है। एक्चुअली ट्राइबल कल्चर है, आदिवासी। अब पढ़े लिखे जब आदिवासी हो जाते हैं तो मुसीबत और बड़ी हो जाती है। आप मणिपुर, मिजोरम ये सब की साक्षरता देखें तो 90% से कम नहीं है कहीं, और हैं ये लोग ट्राइबल। तो ईगो, ट्राइबल के साथ बड़ी भारी परेशानी, उनका ईगो बहुत बड़ा होता है और ईगो के लिए कुछ भी कर देते हैं। हमारे यहाँ भी पागल हैं, अब मूछ के नाम पे अपने बर्बाद हो जाएंगे, अपने घर को बर्बाद कर लेंगे। तो वहां तो ये सब परेशानी है। तो वहां एक दिक्कत ये थी बेटा कि वहां एक ही उच्च न्यायालय था, यानी 7 प्रदेशों के लिए सिर्फ एक उच्च न्यायालय था, वो असम का गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो वो फिर संभल नहीं रहा था बेटा, उसको मैनेज हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो 21 थे, तो 3 उच्च न्यायालय इकट्ठे बढ़ा दिया गया नॉर्थ ईस्ट में। तो 21 और 3 24 हो गए, और एक उच्च न्यायालय अभी बढ़ा दिया गया 2019 में। कहाँ बेटा? आंध्र प्रदेश में। तो अभी हो गए 25 उच्च न्यायालय हैं।
है ना। जाहिर सी बात है, राज्य 28 है, तो किसी न किसी राज्य को किसी न किसी उच्च न्यायालय में तो मिला ही देते, और इसका है प्रावधान हमारे संविधान में कि ऐसा किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? एक नोट बना के थोड़ा लिख लो, थोड़ा विश्लेषणात्मक हो जाए बेटा तो जरूरी है। लिखें। प्रारंभ में प्रारंभ में कुल 21 उच्च न्यायालय थे। अब प्रारंभ और पहले चले जाओगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इधर हाल हाल की बात हम कर रहे हैं। कितने उच्च न्यायालय थे बेटा? 21। लेकिन संपूर्ण उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 राज्यों में मात्र 7 राज्यों में मात्र एक ही उच्च न्यायालय था, असम का गुवाहाटी उच्च न्यायालय। असम का कौन सा बेटा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यहां 3 अन्य उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। तो कहां कहां की गई बेटा, वो थोड़ा लिखना पड़ेगा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 बन गए। तो अब उत्तर पूर्वी राज्यों में कितने राज्यों में उच्च न्यायालय है? 4। असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। क्लियर है बेटा? ये दिमाग में रखना है, आपको भूलना नहीं किसी हालत में। अब ये पूछ लेगा, जानते हो क्या, निम्न में से उत्तर पूर्व के किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? तो 4 नाम याद रहेगा ना, तो 3 इसी में से देगा, एक कोई अनर्गल देगा, बस उसी को पकड़ लेना है। या आपसे पूछेगा कि उत्तर पूर्व के किन राज्य में उच्च न्यायालय है, तो भी ये चारों याद रहेगा तो काम आएगा। डेफिनेटली वहां 7 राज्य हैं, तो 4 में तो हैं, 3 में नहीं है, तो 3 नहीं वाला नाम देगा और एक इसमें से जोड़ लेगा। तो एक बार फिर बोल दीजिए मेरे साथ, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ उच्च न्यायालय हैं। लेकिन सबसे नया उच्च न्यायालय, सबसे नया उच्च न्यायालय वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। अतः वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी बेटा? ठीक है बेटा। अब हेडिंग बना लें, नियुक्ति कैसे होती है, पढ़ा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। लिखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। परंतु ऐसी नियुक्ति करते समय वह परंतु ऐसी नियुक्ति करते समय वह
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के क्या बेटा, मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। ठीक है बेटा, आगे लिखो, एक नोट बना लो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसा परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसा परामर्श अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों के माध्यम से देता है। अपने दो, अरे मैंने आपको बताया था जब कोलिजियम सिस्टम है तो मैंने बताया था कि पहले सर्वोच्च न्यायालय में भी दो का प्रावधान था, यानी मुख्य न्यायाधीश जो परामर्श देगा अपने दो अधीनस्थ सहयोगियों के माध्यम से देगा, हर जगह दो था। लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया गया कि क्या मुख्य न्यायाधीश के अकेले परामर्श का मानना बाध्यकारी है, तो उसने कहा नहीं, और उसने दो की संख्या को बढ़ा के 4 कर दिया सर्वोच्च न्यायालय के लिए, लेकिन उच्च न्यायालय के लिए संख्या वो 2 बनाए रखा। क्लियर है बेटा, लिखें। अब नोट समाप्त हो गया, फिर मुख्य धारा में लौटिए। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है बेटा, राष्ट्रपति करता है। परंतु वह ऐसी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तथा राज्यपाल के परामर्श के अनुसार करता है। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, अब एक छोटी सी हेडिंग बनाइए, न्यायाधीशों के प्रकार। तो थोड़ा सा बेटा आपसे बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के भी प्रकार आपको पढ़ाया गया था। कितने प्रकार के न्यायाधीश थे? नहीं थे तो 2 प्रकार के, एक अस्थाई न्यायाधीश, एक अस्थाई न्यायाधीश। अस्थाई न्यायाधीश 3 प्रकार के थे। कौन कौन बेटा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, बोले तदर्थ न्यायाधीश। हाँ, ये शब्द बड़ा जरूरी है याद रखना। तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सबका वर्णन संविधान में था। अब इधर देखते हैं आप, ठीक है, लिखें। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश 2 प्रकार के होते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने बेटा? 2 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। अब हमें ये डर लग रहा है कि घबराइए नहीं, म्यूट किया हुआ था ये ऑनलाइन नहीं जा रहा था। पावर अगर देर तक होगा तो इन्वर्टर की समस्या हो जाएगी। बहरहाल जब तक चलता है चलाते हैं। चले बेटा आगे बढ़ें। न्यायाधीश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। पहला अस्थाई और दूसरा अस्थाई। तो अस्थाई वाला तो देख ही लिया हम लोगों ने, कौन नियुक्त करता है, कैसे कैसे करता है। अगला अस्थाई न्यायाधीश। हेडिंग बना लें, इसी को थोड़ा बात करनी पड़ेगी। अस्थाई न्यायाधीश। देखिए उच्च न्यायालय के अस्थाई न्यायाधीश निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहले नाम लिख डालो बेटा और अनुच्छेद लिख डालो। निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा। पहला वही वाला नाम है, वही वाला मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी क्या बेटा? मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद लिख लो वहीं सामने, याद रहेगा 223। हाँ, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश। अपर या क्या बेटा? कार्यकारी न्यायाधीश। अनुच्छेद 224। अगला है बेटा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवा निवृत्त न्यायाधीश 224 का। अब प्रत्याशा तो थी 225 होने की, 224 का हो गया, तो सीधी सी बात दिख रही है कि ये बाद में जोड़ा गया होगा। एक नोट लिखिए, मूल संविधान में उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश का प्रावधान नहीं था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का प्रावधान नहीं था। इस समय तो लाइट वाइट बढ़िया देना चाहिए। कई राज्य बाढ़ बाढ़ से डूबे हुए हैं, लाइट वाइट कटी है, तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है तो दीजिए। बड़ी बुरी गति है बेटा, टीवी में देख रहे होंगे आप। दिल्ली की हालत खराब है, हिमाचल पूरा परेशान है, उत्तराखंड की हालत वही है। तो मुझे लगता है सब बादल बादल इसमें झुंड बना के उधर ही डेरा जमाए हुए हैं। तो एकदम एक्सट्रीम जो उत्तरी इलाका है भारत का बुरी तरह से प्रभावित है। और मुझे लगता है कि जब ये सब घटनाएं होती हैं ना बेटा, तब हम लोगों को अपनी औकात समझ में आती है। उसके पहले हम लोग बहुत बेअंदाज होते हैं और लगता है कि हम ही सब कुछ। ये घर भर जो हम लोग का है ना, सेकंड भर में मिट्टी में मिल जाएगा। सेकंड भर लगेगा नेचर के लिए मिट्टी में मिलाने में। उत्तराखंड में देख रहे हो ना, हिमाचल में देख रहे हो, हाहाकार मचाती हुई नदी।
व्यास नदी, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो बहुत बड़ी नदियां नहीं है, लेकिन हाहाकार मचा रही हैं। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग को देख रहे हो, पल भर में खत्म कर रही हैं। गाड़ी वाड़ी, ट्रक व्रक कैसे बह रहे हैं आप देख ही रहे हो, खिलौने से बदतर हालत है। एक आपको आंकड़ा बताते हैं। जैसे पानी का गड़बड़ी क्यों होती है मैं बताऊं। जैसे सड़क पे आप बहते हुए पानी को देखते हो, एक एक आध फीट पानी, तो आपको लगता है कि हम इसमें से निकल जाएंगे। 1-1.5 फीट पानी कितना ही होता है, घुटने तक पानी होता है। आपको ऐसा लगता है कि इतने पानी में तो हम निकल ही जाएंगे। हम लोग बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि गर्दन तक पानी में निकल जाएंगे। निकल जाएंगे, वो पानी स्थिर होना चाहिए। अगर वो पानी गतिशील है तो ऐसी भूल की गलती मत करिएगा। 1.5 फीट पानी अगर सड़क पे बह रहा है, बस थोड़ा सा देख लीजिए कि गति वगैरह क्या है, नहीं तो हर गलती आप पे भारी पड़ जाएगी। एक आंकड़ा यह है कि अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी बह रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा कोई बहुत ज़्यादा गति नहीं है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर पानी बह रहा है तो आपके ऊपर ऐसा असर छोड़ेगा जैसे 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल रही हो। उड़ जाएंगे आप। यही माने रेशियो यही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा पानी बराबर 485 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के बराबर होती है। और जब 400 किलोमीटर गति से हवा चलने लगेगी ना बेटा, कुछ भी नहीं टिकेगा। अभी आपके यहाँ आया था ये चक्रवात, कितनी गति थी हवा की? मुझे लगता है 200-250 से ज्यादा नहीं थी, कम ही थी। और जब 400 450 की स्पीड हो जाएगी हवा की, तो जो सुपर साइक्लोन आते हैं ना बेटा, उसमें भी इतनी गति नहीं होती। इसीलिए पानी वानी को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। और जो जो मजाक में लिए थे वो टीवी पे दिख रहा है ना। बस बस तिनके जैसे उड़ गई। तो है सब पूरा हिंदुस्तान है वैसे त्राही त्राही मची हुई है। वो जहाँ तक मुझे भूगोल की जानकारी थी, थोड़ा बहुत जो मेरा अपना अध्ययन है, अरे भाई विषय का अध्ययन तो ही है, व्यवहार का भी अध्ययन है। वैज्ञानिकों ने बोला था कि एल नीनो का वर्ष है, मैंने इस साल एल नीनो का प्रभाव बड़े लंबे समय के बाद, एल नीनो के प्रभाव से सूखा पड़ता है, ड्रॉट होता है। और इस बार एल नीनो के प्रभाव से तो मेरी समझ के परे है कि क्या हो रहा है। मैंने सूखे की स्थिति आती है, सूखा तो छोड़ दो, 8-8 9 राज्य बुरी तरह से प्रभावित हैं भारत में। और अभी तो सावन बड़ा लंबा, इस बार सुने थोड़ा लंबा सावन है। हाँ तो अभी देखो क्या क्या होता है, किसका किसका। हाँ लेकिन ये है कि स्थिति बद से बदतर हो रही है। आ, तो ये सब है बेटा, एक नेचुरल कैलामिटी है ये सब। चीन भी पूरी तरह से प्रभावित है, बहुत ढेर सारे देश पर, फ्रांस वगैरह में भी तबाही मची हुई है, हमारे यहाँ भी मची है। तो 1-1.5 महीने के तांडव रहेगा। बस ये है कि देखो, ऊपर वाले से प्रार्थना करिए, ऊपर वाले से क्या, इंद्र देवता से प्रार्थना करिए, इधर कहीं बहुत ज्यादा ना मेहरबान हो जाए, नहीं तो बड़ी तबाही हो जाएगी। 2005 में बाढ़ कब आई थी आपको पता है? महीना 3 मई में कैसे आएगी? 2005 में बाढ़ आई थी सितंबर में। कुछ भी हो रहा हो, हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं बेटा, मुझे पता है। 2005 में जो बाढ़ आई थी सितंबर में आई थी, तब जब वर्षा समाप्त हो रही होती, और आजमगढ़ सूखाग्रस्त घोषित हो रहा था। हो नहीं रहा था, हो गया था। ऊपर वाले को खराब लगा कि मेरे रहते रहते सूखाग्रस्त घोषित करोगे, लो अब बाढ़ग्रस्त घोषित करो। अरे भाई आप बताओ, अगर सितंबर तक बारिश नहीं होगी तो सूखाग्रस्त तो घोषित हो ही जाएगा। और 3 दिन की बारिश ने कहर बरपा दिया। हाँ मैं तो यही था, यही बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। 3 दिन तक मैं यही था, यही था, मतलब घर और जा रहे थे आ रहे थे, ऐसा नहीं था। और तीसरे दिन फिर एक मेरे पास कॉल आई कि जल्दी से हट जाइए वहां से, क्योंकि पानी मूव कर चुका था। और इस वेंटिलेटर के 1 फीट नीचे तक पानी आ गया था उधर। तो मैं तो भैया
प्रणाम प्रणाम किया कापी किताब को कि अब आप जल्द संभाल ही लीजिए, हम तो चले घर। ठीक है, तो सारा कुछ डूब डाब गया कि फैन तक पानी भरा हुआ था। हाँ, तो ये सब होगा तो उसमें वो घबराया नहीं जाता, ये सब एक नॉर्मल एक कंडीशन है और मजे का समय हो गया है, तो पुनरावृत्ति होनी चाहिए घटनाओं की, है ना? चले आगे बढ़े। हाँ, तो अरे भाई 23 आपका चल रहा है तो मुझे लगता है आपको पुनरावृत्ति एक बार हो ही जानी चाहिए, है ना? चले, नहीं नहीं, नीड नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस बीच में इतने निर्माण हो गए हैं हमारे और नदी के बीच में। पहले हमारे और नदी के बीच में सीधा कांटेक्ट था, अभी हम लोगों के और नदी के बीच में बहुत निर्माण हो गए हैं, घर बन चुके हैं। तो पहला मुकाबला वो करें, हम तो बाद में करेंगे, हम तो एक बार मुकाबला कर लिए भाई। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़े। मूल संविधान में प्रावधान नहीं था, हाँ, लेकिन 15वें संविधान संशोधन 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा अनुच्छेद 124 का स्थापित किया गया तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का क्या किया गया बेटा? प्रावधान किया। कभी कभी जानते हो बेटा, जब विषम परिस्थिति आए ना तो आनंद लेना चाहिए, फिर बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। अब जैसे ये सब पानी में डूबा तो मुझे बड़ा चिंतित हो जाना चाहिए था, मुझे एक एक परसेंट की चिंता नहीं हुई। सारी चीजें डूब गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सारा डूब गया। फिर एक बड़ा अजीब सा मंजर था जो इसके पहले कभी मैंने देखा ही नहीं। कम से कम यहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी, हर तरफ पानी। तो मैं निकल पड़ता था सड़कों पे तो कहीं थोड़ा ज्यादा पानी होता था, कहीं कम होता था। तो फिशिंग खूब होती थी, मछली लोग खूब पकड़ते थे, तो मैं उसका खूब इंजॉय किया। मैंने मुझे आनंद आता है ये सब करने में। नहीं, वो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो सड़क पे फिश को तैरते हुए देखना, भागते हुए देखना, जगह जगह एकदम भीड़ लगी हुई थी। तो बीत गया, कब बाढ़ आई, कब खत्म हुई, कब क्लास, लेकिन क्लास मैंने नहीं रोका। क्लास इसलिए नहीं रोका कि देखो बाढ़ महीने भर थी, 15-20 दिन पानी था, लॉगिंग था, धीरे धीरे पानी निकल गया, तो महीने भर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक वेन्यू ले लिया आपके आसपास। ले क्या लिया, बना बनाया वेन्यू था। मैंने बात किया, मैंने कहा मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, उन्होंने कहा स्वागत है आपका। तो 3-4 दिन मैंने वही सड़क पे जब आने जाने लायक हो गया, क्योंकि पानी भी तो भरा हुआ था सड़कों पे, जैसे बच्चों के आने लायक हुआ वैसे ही मैंने क्लास शुरू कर दी 3 या 4 दिन के बाद। और जब आप व्यस्त होने लगते हैं ना बेटा, तो समय बड़ा तेजी से बीतता है, कब बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ, यहाँ पे बड़ा 15-20 दिन का कुछ काम धाम हुआ, सब मड वड बहुत आ गया था, तो साफ सफाई हुई, बाकी सब कंस्ट्रक्शन भी हुआ, कुछ नुकसान नुकसान हुआ, वो सब कब हुआ कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और सबसे मजेदार बात कि बच्चे मेरी नाक को दम किए हुए थे, न मेरा कहीं ऑफिस था, न मुझे बैठने की कहीं जगह थी। मैंने ऑफिस कोई मेरा परमानेंट तो था नहीं, एक टेम्पररी मेरा ऑफिस उसी जगह पे। हाँ, बीच बीच में मैं आता था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने के लिए, भी काम वाम चल रहा है ठीक से, मैंने टाइम पे हो जाएगा। और बच्चे दौड़ा रहे थे पीछे पीछे, तो मैं यहाँ आता था, 15 जने यहीं आ जाते थे, सर एडमिशन।
मैं तो यही नहीं समझ पाता कि इसी बाढ़ वाले मामले में पढ़ाई कितनी जोर मार रही है भाई। आपको बताऊं, 25 दिन में 235 एडमिशन हुआ, दौड़ा दौड़ा के, गाड़ी पे पकड़ पकड़ के। तो मैं इसलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपनी गाड़ी के साथ लेके चल रहा। तो जहां जो मुझे पकड़ लेता मैं फॉर्म देता, भर के जमा कर देना। तो बच्चों का स्नेह है भाई, बाकी क्या है, बाकी तो सब चल ही रहा। चले बेटा, बारी बारी से देखें कब नियुक्ति होती है और कौन नियुक्ति करता है। थोड़ा उधर आए बेटा एक बार, तुलनात्मक रूप से हो जाए, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय नहीं, काहे भूलो बोलो नहीं बेटा, नुकसान हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है ना। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये याद है ना। अब थोड़ा इससे तुलना करना तो समझ में आएगा। पहला बना दो बेटा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहा बेटा? अरे उच्च न्यायालय में भाई, लिखें। जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो राष्ट्रपति तो कौन बेटा? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसकी बेटा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये तय हो गया कौन करता है? वही करता है जो करता था, राष्ट्रपति, है ना बेटा। कब तक के लिए? हाँ, जब तक मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो जाए। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति परमानेंट नेचर की नहीं है, अस्थायी नेचर की है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अवकाश ले सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, अपने किसी व्यक्तिगत कार्यों के लिए घर भी जा सकता है। तो लेकिन वहां पे एक मुख्य न्यायाधीश होना बहुत जरूरी है, वो अस्थायी हो या इंचार्ज हो। तो इंचार्ज पे नियुक्ति कर देता है कौन? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है बेटा? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? हाँ, कोई देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, शीशे जैसा साफ होना चाहिए, कहीं कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए बेटा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कहीं कंफ्यूजन आपको ना दिखे, इसलिए जहां मुझे तुलनात्मक नजर आ रहा है वहां मैं आपको तुलनात्मक बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। अगला बेटा, ध्यान रखना, इनका नाम तदर्थ न्यायाधीश नहीं है। नाम में कंफ्यूज मत होना। जैसे आपको लगेगा कि हैं तो ये भी उसी के जैसे होंगे, उसी के जैसे, नाम उसके जैसा नहीं है। अगर तदर्थ न्यायाधीश पूछे, कल को पूछेगा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां की जाती है, अब ध्यान से सुनो। अब विकल्प में आप, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो विकल्प में आप बुरी तरह से फंसोगे। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण। मैं आपको बता दूं, अगर नजर नहीं पड़ी है ना तो 80% लोग शहीद हो जाएंगे इसमें। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ये जो नाम प्रयोग किया जाता है ना तदर्थ, ये खराब प्रश्न है क्या? पूछ के देखिएगा ना किसी से कि तदर्थ, पहले तो तदर्थ का मतलब ही समझ में नहीं आएगा उनको, इसका मतलब क्या है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, और तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है अस्थायी न्यायाधीश।
क्लियर है बेटा? एक एक शब्द महत्वपूर्ण है बेटा, आप उसको महसूस करिए, क्योंकि जब वो क्वेश्चन में पिरो के ना जब पूछा जाएगा तो आपको तकलीफ देगा। ऐसे वो तकलीफ दे नहीं नजर आता, लेकिन जब उसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में जब पिरोया जाता है तो आपको चीजें तकलीफ देती हैं। मैं कह रहा हूं बेटा, पूछ के देखिएगा ना आप उनसे जो ठीक ठाक पढ़े हैं, सब ऐसे मत पूछिएगा किसी से, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। लेकिन जो संविधान ठीक ठाक पढ़े हैं वो तकलीफ में चले जाएंगे कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ होती है। अस्थायी न्यायाधीश उच्च न्यायालय में भी होते हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन उन्हें तदर्थ न्यायाधीश नहीं कहा जाता, उनका नाम अलग है, अपर व कार्यकारी न्यायाधीश। लिख लें, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश। अपर या कार्यकारी न्यायाधीश। अब पहले थोड़ा आपसे राय ले लेते हैं बेटा, फिर हम आपसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति कौन कर रहा था? मुख्य न्यायाधीश। अवधि भी निर्धारित थी, कितने दिन के लिए? हमने तो नहीं लिखाया है, अगर आपने मेरा नोट्स पढ़ा होगा तो हमने तो नहीं लिखाया भैया कि उसकी अवधि इतने दिनों के लिए, क्योंकि अवधि निर्धारित ही नहीं। जब तक समस्या बनी रहेगी तब तक। अब थोड़ा इधर आइए, उच्च न्यायालय में जो ये न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, क्लियर है बेटा, ये न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला डिफरेंस, वहां कौन नियुक्त कर रहा था? मुख्य न्यायाधीश। अब किसी अनुमति ले लेता तो अलग बात है। यहां अपर व कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, और यहां उनका समय भी निर्धारित है, अधिक से अधिक 2 वर्ष के। मैंने इसका ये मतलब नहीं कि 2 ही साल के लिए, 10 दिन के लिए हो सकता है, 20 दिन के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, अधिक से अधिक कितना? 2 वर्ष के। लिख लें, उच्च न्यायालय में जब किसी सत्र में सत्र माने जब सेशन चल रहा होता है उच्च न्यायालय का, किसी सत्र में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो तो, न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो तो थोड़ा रुकें, बीच बीच में हमारे विराम हो जाता है। वहां जो हम लोगों के तदर्थ न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में, वो कहां से नियुक्त होते थे? और कहां से होंगे बेटा? उच्च न्यायालय से होंगे। अब इसमें उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश कहां से होंगे? तदर्थ तो नाम ही नहीं है, यहाँ तो अपर व कार्यकारी न्यायाधीश है। इनकी नियुक्ति कहां से होगी? जिला न्यायालय से। जिला न्यायालय में कहां से होगी नियुक्ति? तहसील न्यायालय। नीचे वाले पे हमला बोल दो। उच्च न्यायालय में अपर व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला न्यायालय से नहीं होती। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये बहुत जरूरी है बेटा, दिमाग में रखना। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में क्या था? उच्च न्यायालय से, लेकिन पूछ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूछ लिया जाता है कि साहब आपके यहाँ खाली वाली है न्यायाधीश? उसे खाली कहाँ होते हैं न्यायाधीश, कहीं नहीं होते, इतनी व्यस्तता होती है। लेकिन उच्च न्यायालय मैनेज करके दे ही देता अगर सर्वोच्च न्यायालय आग्रह करता है तो उच्च न्यायालय में अगर कमी हो जाती तो उसकी पूर्ति जिला न्यायालय से नहीं होती। क्लियर है बेटा? इसी को लेकर हाँ तो लिखा है ना, तो हाँ तो के आगे बढ़ेंगे। तो
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से। ये सब महत्वपूर्ण लाइनें हैं बेटा, उसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, नहीं तो यही सब भूलोगे, नुकसान हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से भारत का राष्ट्रपति अधिकतम 2 वर्ष के लिए, अधिकतम कितना बेटा, 2 वर्ष के लिए अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तुलनात्मक रहोगे बेटा तो आप कंफर्टेबल रहोगे, क्लियर है, याद भी आएगा आपको, और दूसरा ये कि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। इसमें याद रखने वाली चीज क्या क्या है? पहला ये है कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, दूसरा ये कि उच्च न्यायालय की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से की जाती है, तीसरा ये कि 2 वर्ष के लिए की जाती है। और वहां अगर जाए तो मुख्य न्यायाधीश करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से करता है, और अवधि का कोई निर्धारण नहीं किया गया। क्लियर है? जब आप घर पे पढ़ते हो तो आपको एकदम लीनियर होके नहीं पढ़ना है। अब आपको यहाँ वहां जहां से जुड़ने लायक चीजें हो, तुलनात्मक हो, कंपैरेटिव हो, सब आप करके जोड़ोगे, तब वो दिमाग में जगह बनेगी, और तब वो किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछेंगे, हम बता देंगे। और एकदम जो जो लाइन हम बोले हैं बस बस उन्हीं लाइन पे हम तो इसीलिए काम करके आपको देते हैं, तुलना उलना करके देते हैं, हम छोड़ते नहीं कि आप तुलना करो। ये सतर्क रहना बेटा। आगे लिखें, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, लिखें, जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो तो न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त न हो तो, पर्याप्त मतलब वही छुट्टी फुट्टी इधर उधर चले गया हूं, पर्याप्त न हो तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से सत्र में सम्मिलित होने का आग्रह कर सकता है। सम्मिलित होने का क्या कर सकता है बेटा? रिक्वेस्ट कर सकता है, आग्रह कर सकता है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, आज इसको निपटाएंगे बेटा, आगे बहुत पढ़ना है हम लोगों को, है ना बेटा। अब इसमें कुछ बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, यही सब जो महत्वपूर्ण था आपके सामने गुजर रहा है। और हटाने का प्रावधान मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्यों? आता ही नहीं है। इनके हटाने का वही प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने का प्रावधान है। वही मैंने लिखा भी दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों के हटाने का प्रावधान कॉमन तरीके का, इनका कोई अलग से तरीका नहीं है। तो वो आपने पढ़ाई है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़े। हाँ, लिखें, इन्हें हटाने एक नोट बना के लिख लो तो याद रहेगा। इन्हें हटाने का प्रावधान वैसा ही है
इन्हें हटाने का प्रावधान वैसा ही है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है बेटा, मेन मुद्दा है अधिकार, उसी पे हेडिंग बना लें, बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार व कार्य। हाँ, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च बोल दिए थे क्या? हाँ, ठीक है। उच्च न्यायालय के अधिकार एवं कार्य। लिखिए, तो पहले लिस्ट बना लें, फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं हम लोग। अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद भी लिख लिया जाए थोड़ा थोड़ा। 215 आर्टिकल 215 प्रारंभिक अधिकारिता। 226 अगला अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण। 227 अंतरण की शक्ति। 228 अपीली अधिकारिता। 5 हुआ बेटा? 5, वेरी गुड। अब इस पे एक एक की हम लोग व्याख्या कर लेते हैं, और एक बात, व्याख्या करेंगे, समय नहीं बर्बाद करेंगे। जो चीजें हम जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, उस पर अपना टाइम किल नहीं करेंगे। तो आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, पढ़ा है अगर याद हो तो। यहाँ 215 के अनुसार उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। क्लियर है? तो चाहे 129 के द्वारा हो, चाहे 215 के द्वारा हो, अभिलेख न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो वही है, कॉमन है। यहाँ भी अभिलेख न्यायालय का वही अर्थ है जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। बस अंतर यह है कि जहां जहां सर्वोच्च न्यायालय शब्द होगा, वहां वहां उच्च न्यायालय शब्द होगा। मतलब उच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय को अभिलेखित किया जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्णय उससे छोटे न्यायालयों के बाध्यकारी हो। उच्च न्यायालय के निर्णय की अगर आलोचना किया तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और दंड के लिए तैयार रहिएगा, दंड का स्वरूप वही है। तो रंच मात्र भी अंतर नहीं है, बस जुरिडिक्शन का अंतर हो रहा है। वो पूरे भारत के लिए, ये पूरे राज्य के लिए। तो लिखवा दें फिर से, बिल्कुल अभिलेख न्यायालय का अर्थ बिल्कुल वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के अर्थ है। वहां जब बोला गया अधीनस्थ न्यायालय, तो सारे उच्च न्यायालय शामिल हो गए। यहां जब बोला जाएगा अधीनस्थ न्यायालय, तो सारे उच्च न्यायालय के छोटे जितने न्यायालय सब शामिल हो जाएंगे। एक भी शब्द का अंतर नहीं है। अब नाम के हिसाब से उसका एरिया तो फर्क पड़ेगा ही, बोल नहीं रहे बेटा, तो इसको हम सोच रहे हैं ना लिखाएं। लेकिन एक कमेंट लिख लो ना, कल को आप परेशान हो जाओगे। कुछ चाहते नहीं, नहीं फिर से लिखाइए। नहीं नहीं, देखो हम अन्यथा मत लेना, हम आपको पढ़ाने आए हैं, हम जान बचाने नहीं आए हैं। और जान बचाने आए होते तो बहुत कुछ बाईपास कर देते, आपको पता ही नहीं चलता, है ना बेटा? इतने दिन से तो आप महसूस ही कर लिए होंगे कि अगर हम बाईपास करने पे आमादा हो जाए तो बहुत कुछ आपको पता ही नहीं कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए।
ये नहीं बेटा इरादा है, इरादा सिर्फ ये है मेरा कि अनावश्यक विद्वता न दिखाई जाए। यहां खड़े होके हम अपनी सेखी बगा रहे हैं कि हम क्या क्या जानते हैं, तो जानते रहिए भैया, हमारी एक अदद परीक्षा है जो मैनेज हो जाए, फिर उसके बाद सर आके आपसे ज्ञान अर्जित कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो गाड़ी चल जाए, उस पार निकल जाए। तो भैया जी बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि हम लोगों की जिंदगी का अभी जो लक्ष्य है वो बस ये समझें कि दो पटरियों का संतुलन बना के चल रहा है। एक संतुलन हमारे ज्ञान का होगा और एक संतुलन हमारी परीक्षा का होगा। ज्ञान अभी उतना ही आगे तक लेके जाना है जहां तक परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाए। आप परम ज्ञानी हो जाएं, आप संविधान के समीक्षक बन जाएं, भारत सरकार को जब संकट हो तो आप ही को याद करें कि भैया आप जरा बताएं संविधान की, उस लेवल पे बाद में जाइएगा। अभी एसडीएम का पद मिल जाए, बात खत्म है ना। और मिल जाएगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, असंभव नहीं है। आपके संस्थान से अगर कोई 41वीं रैंक लगा सकता है तो आप पहली रैंक लगा लो। अच्छा, कोई लगा लेगा तो सर हम लगा पाएंगे, है ना? नहीं, पहला तो बनना पड़ता है ना बेटा, किसी न किसी। पहला आप बनो। बच्चे यहाँ आते हैं तो एक क्वेश्चन बेटा पूछते हैं तो वो मुझे थोड़ा तकलीफ देता है। जैसे पहला प्रश्न उनका ये होता है कि यहाँ से किसी का सिलेक्शन हुआ। गार्जियन भी आके सब पूछते हैं, मैंने किसी का सिलेक्शन हुआ तो मैं 20 साल से शहर में हूँ, आप भी अगर शहर में हैं तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद ही पता लगा लिए होंगे। और एक बात कि आप किसी संस्थान में आके उस संस्थान से पूछोगे तो यहाँ तो एक से एक कलाकार है। ये दिल्ली नहीं है बेटा, ये आजमगढ़ है। यहाँ एक बच्चे का सिलेक्शन होता है ना तो मीडिया उडिया में बाद में आता है, शाम तक पूरा शहर जान जाता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ अखबार से थोड़ी जानते हैं, यहाँ तो मौखिक कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। यहाँ झूठ उठ नहीं बोल पाएंगे आप, यहाँ झूठ बोलने की जगह नहीं है। मेरी तबीयत खराब हो गई, थोड़ा सा वायरल हो गया था बीच में, तो मैं एक डॉक्टर को दिखाने गया था शहर में। प्रतिष्ठित डॉक्टर है वो, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, ऑनलाइन में हूँ। तो वेटिंग होती है ना भाई, आजकल डॉक्टरों की क्या बड़ी भीड़ है, यही सीजन चल रहा है भीड़ भाड़ का। तो मैं बैठा हुआ था बाहर कि भाई मेरा नंबर आएगा, तो वो सीसी कैमरा मेरा लगा रहता है ना डॉक्टरों के यहाँ। हाँ, आजकल बड़े चौकस हैं भाई। तो मुझे लगा डॉक्टर साहब ने देख लिया होगा सीसी कैमरे में, अब हम तो नहीं जानते थे उनको, तो मुझे बुला लिया गया। तो भाई चलिए आप, हम करें मेरा तो भाई 15-20 नंबर के बाद नंबर भाई। मैं तो आराम से बैठा था, फिर सोच रहा था कि यहाँ से निकल जाऊँ, कुछ काम वाम निपटा के आ जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे देखा, कहा कि सोशल मीडिया पे मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा वैसे मैं शहर में ही रहता हूँ, तो कहीं भी देख सकते हैं आप। नहीं, कहा नहीं नहीं, मैंने सोशल मीडिया में कहीं देखा आपको। कहीं नहीं, उनको पता था कहाँ देखा। तो उन्होंने कहा कि आपके संस्थान की एक बच्ची डिप्टी एसपी हुई है। तो मैंने कहा जी। तो उसी संदर्भ में फिर कुछ बातचीत हुई। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि यहाँ सिलेक्शन अगर किसी का होता है ना तो कुछ बोलने, हम तो कुछ बोलते ही नहीं, कहीं मीडिया मीडिया में एक शब्द नहीं लेते। हाँ, कुछ अखबारों में छपा वो अलग चीज है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? मुझे दिल्ली तक थोड़ी बताना है, मुझे अपने जिले को बताना है। और मेरे जिले के बच्चे जान जाते हैं, वो पता लगा ही लेते हैं कि ऐसा हुआ कैसा हुआ। तो अगर आप मुझसे आके पूछोगे कि आपके यहाँ से किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो ये तो हम लोगों के फील्ड में इतने बड़े बड़े झुट्टे हैं ना कि पूछो मत। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जितने आईएएस टॉपर दिखते हैं, तो सुन लो, जितने आईएएस टॉपर देखते हैं हर कोचिंग बताती है मेरे यहाँ से सेलेक्ट हुए। आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया? जितने बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं सब छापेंगे कि मेरे यहाँ से पढ़ाई की।
ठीक, बच्चा है, कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन सब बताते मेरे यहाँ पढ़ा, आखिर तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है किसके यहाँ पढ़ा। ये सब एक नौटंकी है बेटा जो चल रही है मार्केट में, ये मार्केटिंग का तरीका है। और हम तो कसम खा लिए हैं ना बेटा कि मेरे यहाँ से कोई इंडिया टॉप करेगा ना तो भी मैं प्रचार नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? क्यों? गरज मेरी ही नहीं है अकेले, आपकी भी गरज है। आप भी अच्छी जगह तलाशिए। हम आपको तलाश रहे हैं ना, तो आप हमको तलाशिए। दोनों मिलकर तलाशेंगे तभी बात बनेगी। और ये नहीं कि हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढो हमको, क्योंकि आपको भी गरज है, अकेले मेरी गरज नहीं है। लेकिन बच्चों को लगता है कि फीस उस लेते हैं तो यही ढूंढेंगे। मैं नहीं ढूंढता, मैं क्लास से लोगों को हटा देता हूँ कि आप घर चले जाइए और अपना फीस उस किसी गरीब को दान कर दीजिएगा। मेरी जिंदगी अच्छी भली चल रही है, फर्स्ट क्लास, कोई परेशानी की वजह नहीं है। शौक है मेरा, सो मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ, जिंदगी भी चल रही है मेरी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इतना बड़ा जिला तो नहीं है ना बेटा कि 20 साल से, आज 20 साल हो गए, 20 साल में अरे बच्चे सब मेरा घर द्वार पता लगा लेते हैं, गांव कौन सा है, इनका घर और कहाँ है, यही नहीं पता लगा पाते कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है। तो मैं, जो हमारे मित्र आते हैं और ऐसा अनर्गल प्रश्न पूछते हैं, तो उनसे बस एक प्रश्न पूछते हैं, अगर किसी का यहां से हुआ है तो आपका भी हो जाएगा, ये जरूरी है? तो ये क्यों पूछते हैं आप? और किसी का अगर नहीं हुआ है तो आपका भी नहीं होगा। आप पहला बन के दिखाओ ना। हमारे यहाँ से कोई ना कोई तो पहला रहा होगा ना, तो उसको तो बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था कि बेटा आ जाइए हमारे यहाँ से लोग पीसेस हो गए। तो पहला कोई बना ना, आप बनो ना पहला। हमारे यहाँ अभी तक 41वीं रैंक नहीं आई थी, तो पहला कोई बना ना जिसने यूपी पीसीएस 2022 में 41वीं रैंक लगाया। तो हमेशा पहला बनेंगे, कोई ना कोई पहला बन ही जाता है। हो सकता है आप पहला बने, आप पहली रैंक लगा लो, ये भी हो सकता है। खैर उसी दिन के लिए मैं रातों दिन जुटा हूं कि काश एक दिन ऐसा आए कि मेरा बच्चा पूरे प्रदेश में पहली रैंक लगा दे। काहे नहीं, वो दिन भी होगा एक दिन। अब कब होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दिन होगा जरूर। 2 साल लगे, 5 साल लगे, साल भर लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे बड़े जादूगर हैं बेटा। किस बच्चे में कितना ज्वालामुखी है ना, ये बच्चे को भी पता नहीं होता, हम लोग को भी पता नहीं होता। वो बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तब समझ में आता है कि अरे ये तो पूरा चलता फिरता ज्वालामुखी है, और कहर बरपा देते हैं बच्चे। तो इसीलिए, अच्छा आपके बड़े भाई पहले प्रयास में आईएएस बन गए तो आप भी हो जाओगे, जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। आपके बड़े भाई 10 साल इलाहाबाद में पढ़ के खाली हाथ लौट आए तो आप भी खाली हाथ लौटोगे? कुछ भी बेटा यहाँ सर्टेन नहीं है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, यहाँ हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर व्यक्ति अपने ढंग से युद्ध को लड़ता है। यहाँ कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता। हर साल कोई ना कोई आईएएस टॉप करता है ना, वो बस बता दे कि कैसे हमने पढ़ा, और वो अपनी किताब कॉपी नोट्स वोट्स सब मार्केट में बेच दे, आप ले लें, आप भी टॉप कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कहा ना, हाँ जरूर हम लोग सुनते हैं तो थोड़ा उससे कुछ अनुभव लेते हैं, लेकिन एक आईएएस जो टॉप किया है पिछली बार, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल को कॉपी करके आप भी आईएएस टॉप कर लोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति अद्वितीय है, इंडिविजुअल है, उसके जैसा दूसरा इस धरती पर नहीं है। उससे अच्छा हो सकता है, उससे बुरा हो सकता है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो ये सब बेटा फालतू चीजें, अब मैं यही बैठ के ऑफिस में समझाऊं, अगर मुझसे कोई ये पूछे तो नहीं मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। पूछते हैं तो मैं आंकड़ा आंकड़ा दे देता हूँ, भैया ये प्रोफाइल है, देख लीजिए जितने लोग सेलेक्टेड हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सारा डिटेल यहाँ पड़ा हुआ है, जब वो पढ़े थे। उससे बड़ा प्रमाण तो और कुछ हो नहीं सकता। अखबार में जो छपा उपा है ये भी बोगस हो सकता है, वो भी फर्जी हो सकता है, लेकिन एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो उस समय का भरा हुआ है
वो फर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बच्चा खुद भरता है और साइन वाइन अपनी खुद करता है। तो कहने का मतलब ये सब बेटा चीजों के फिराक में नहीं पड़ना, पढ़ते रहना है। बस पढ़ाई करते समय एक बात को ध्यान रखना है कि कैसे थोड़ा नए ढंग से पढ़ें, में इनोवेशन कैसे करें, कंपेरेटिव करें, तुलनात्मक करें, पॉइंट बना के करें, कैसे भी करें आपकी पढ़ाई बाकियों से थोड़ी सी अलग हो जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगला बेटा, अगला बोलो। प्रारंभिक अधिकारिता आर्टिकल 226 लिखा है ना, तो मुझे लगता है तो पढ़ चुके हैं आप। जब किसी के मूल अधिकारों का या किसी अन्य संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो अनुच्छेद 226 के अनुसार, अच्छा इसको लिख लो नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, लिखें। जब किसी के मूल अधिकार अथवा अन्य संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। पांच प्रकार के क्या बेटा, लेख, लेख या आदेश जो भी कहें, जारी कर सकता है। क्लियर है? वो पांचों आपने पढ़ा है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और क्या बेटा, अधिकार परीक्षण। क्लियर है? एकदम आपकी जबान पे होना चाहिए, जब कोई पूछे ऐसे ही बोलो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षण। क्लियर है बेटा? बस अंतर क्या है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है और सिर्फ मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में जारी करता है। 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जारी करता है, लेकिन ये मूल अधिकार के साथ साथ अन्य संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पे जारी करता है। क्लियर हुआ बेटा? आगे ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी उच्च न्यायालय सारे जिला न्यायालय वरों के कार्यों पर नजर रखता है और उनसे रिपोर्ट वगैरह मांगता रहता है कि आपके यहाँ कार्य कैसे हो रहे हैं, क्या प्रगति हो रही है। अधीक्षण मतलब नियंत्रण। तो संविधान में ही लिखा है उच्च न्यायालय बाकी न्यायालयों पर नियंत्रण बना के रखेगा। क्लियर है बेटा? अगला अंतरण की शक्ति, अनुच्छेद 228, इसको लिखना पड़ेगा। अंतरण की शक्ति, हाँ, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से वाद अपने यहां मंगा सकता है, केस अपने यहां मंगा सकता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? अंतरण की शक्ति। बोल नहीं रहे बेटा? माने अंतरण माने ट्रांसफर, यानी उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है 228 में कि जितने छोटे न्यायालय वहां कोई भी केस चल रहा हो उस केस को अपने यहां मंगा सकता है। अपीलीय अधिकारिता यही है ना। अगला अपीलीय अधिकारिता में यहां कुछ नहीं है, संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे अपील होती होगी? तो अपील करने की शक्ति दो जगह लिखी है, एक आईपीसी में और एक सीपीसी में। आईपीसी माने भारतीय दंड विधि में ही लिखा हुआ है कि किस मुकदमे की अपील होगी, किसकी अपील नहीं होगी, संविधान में नहीं लिखा है। और सीपीसी, सिविल प्रोसीडिंग कोड, एक किताब है, न्यायालय उसे काम करता है। तो सिविल प्रोसीडिंग कोड में लिखा हुआ है किस दीवानी मामले की अपील उच्च न्यायालय में होगी या नहीं होगी, संविधान में नहीं लिखा है। ठीक है, इसका वर्णन आईपीसी तथा सीपीसी में है।
इसका वर्णन कहाँ बेटा? आईपीसी। आईपीसी माने समझ रहे हैं? आईपीएस मत लिख लेना। आईपीसी तथा सीपीसी में है। सीपीसी फॉर सिविल प्रोसीडिंग कोड। इसको कहते हैं हम लोग नागरिक प्रक्रिया संहिता हिंदी में। नागरिक प्रक्रिया तो एक प्रक्रिया है बेटा जिसे न्यायालय की कार्रवाई होती थी, इसी में लिखा हुआ है कि किस मामले की अपील होगी और किस मामले की अपील नहीं होगी, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो कंप्लीट हुआ बेटा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे संविधान के, और सैटरडे को आपका एक टेस्ट जरूर होगा, ठीक है? अब तक जो कुछ पढ़ा है आपने उस विषय पे हम आपका टेस्ट लेंगे। तो आज बेटा यहीं तक।